हेलो। चीन की बीआरआई योजना एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है। देखा जाए तो 2013 में चीन की विदेश नीति के एक अहम हिस्से के रूप में लॉन्च की गई वन बेल्ट वन रोड परियोजना या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहां पर देखा जाए तो इसके 10 साल पूरे हो चुके हैं। वैश्विक स्तर पर बीआरआई योजना को यहां पर कई सारे देशों का समर्थन तो कई सारे देशों का विरोध देखना पड़ा है। आज हम यहां पर बीआरआई योजना और चीन के इस विदेश नीति के अहम हिस्से को समझने का यहां पर प्रयास करेंगे। देखेंगे कि भारत और चीन के संदर्भ में बीआरआई योजना के दो अलग अलग पक्षों की क्या स्थिति है और वैश्विक स्तर पर बीआरआई की योजना के माध्यम से चीन किस तरह के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। जैसा कि आप सभी परिचित हैं, अगर हम एक मैप के माध्यम से सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि पूरी जो चीन की परियोजना है वन बेल्ट वन रोड जिसको हम कहते हैं या फिर सिल्क रूट परियोजना भी हम कहते हैं, इसका मूल स्वरूप कैसा दिखाई देता है। तो देखा, जैसे हमने कहा कि 2013 में लॉन्च की गई, 10 साल पूरे हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं चाइना है, ठीक है। अब इसको देखा जाए तो चीन के जो प्रमुख बंदरगाह हैं यहां पर आपको स्थित हैं, चीन के कुछ प्रमुख शहर और उसकी राजधानी, और साथ ही साथ यहां पे कुछ शहरों को आप आपस में जोड़ने के लिए एक समुद्री मार्ग का चयन किया गया और एक स्थलीय मार्ग का चयन किया गया। जो यहां पे समुद्री मार्गों में बंदरगाहों को, देशों को एक दूसरे से कनेक्ट करने की परियोजना यहां पे लॉन्च की गई, उसे यहां पर हमने नाम दिया गया था, चीन के द्वारा नाम दिया गया है मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव। वहीं स्थल मार्गों के प्रमुख शहरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, एशिया को यूरोप तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए यहां पर जो परियोजना लॉन्च की गई उसे सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट कहते हैं। इस योजना को जो लॉन्च किया गया था OBOR के नाम से, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, लेकिन बाद में इसकी परियोजना का नाम BRI भी कर दिया गया है। तो ये एक पूरा पर्सपेक्टिव है। यहां पर कई बार इस हिस्से को घेरने का प्रयास भी यहां पर वन बेल्ट वन रोड परियोजना के माध्यम से किया जाता है। इसी में एक हिस्सा यहां पर CPEC का है जो कि यहां पर चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है, और इसका भारत ने यहां पर विरोध किया था। इस पूरे हिस्से को हम यहां पर इनकी पूरी विदेश नीति में यहां पर इसका किस तरीके से इंपॉर्टेंस है वो समझते हैं। देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जो स्थिति है चाइना के विदेश नीति में एक बहुत ही अहम पहलू है, और प्रारंभिक समय में हम देखें तो यहां पर चीन के प्रभुत्व को स्थापित करने के दृष्टिकोण से इसे देखा जाता रहा है। यह एक वैश्विक कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई थी और एक बहुआयामी कह सकते हैं कि लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश थी, जो कि 2013 में चीन के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसके माध्यम से जहां एक तरफ उद्देश्य यह था कि दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका, यूरोप को यहां पर दो तरीके से आपस में कनेक्ट कर देना है, एक स्थल मार्ग और दूसरा समुद्री मार्ग। इस परियोजना को जब लॉन्च यहां पर किया गया था तो यहां पर इसे वन बेल्ट वन रोड नाम दिया गया, लेकिन वन बेल्ट वन रोड जो परियोजना है उसमें ज्यादातर अगर देखा जाए तो चीनी प्रभुत्व दिखाई देता है। चीन की विदेश नीति में चीन को वैश्विक स्तर पर यहां पे सबसे बड़े देश और अन्य देशों पर एक प्रभुत्व स्थापित करने की परियोजना के तौर पर देखा गया, जिसका काफी विरोध हुआ, जिसके चलते यहां पर चीन ने इसका नाम यहां पे बदल दिया ताकि यहां पर ये ज्यादा खुला और समावेशी यहां पर परियोजना लगे, ताकि ज्यादा देश में इन्वेस्टमेंट करें, शामिल हों। और इसके बाद यहां पर देखा जाए तो इसका नाम चेंज किया गया और नाम रखा गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे कहते हैं हम BRI। और वर्तमान समय में देखा जाए इसी नाम से इसको प्रचार किया जा रहा है चीन के द्वारा। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो यहाँ पे मार्ग का चयन किया जाए, जैसे अभी हमने देखा कि दो मार्ग हैं, एक सिल्क रूट है जो कि यहाँ पर भूमि के यानी कि स्थल मार्गों के परिवहन को एक नेटवर्क बनाएगा, स्थलों को एक दूसरे से जोड़ेगा और पूरे यूरोप और एशिया को यानी कि यूरेशिया को यहाँ पे कनेक्ट करेगा, बुनियादी ढांचे बनाएगा, व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए एक तरफ से प्रयास होंगे। वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि आज भी व्यापार का सबसे अहम पहलू यह है कि आपको समुद्री मार्ग के माध्यम से 90% व्यापार होता है। ऐसे स्थलों के माध्यम से जो बड़े बंदरगाह हैं, शिपिंग कार्गो हैं, शिपिंग के मार्ग हैं, समुद्री बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं, उनको समुद्री कनेक्टिविटी के माध्यम से सहयोग प्रदान करते हुए एक दूसरे के साथ जोड़ना था। दक्षिण चीन सागर में शुरू होकर भारत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, हिंद महासागर के आसपास होते हुए ये अफ्रीका और यूरोप तक देखा जाए तो ये कनेक्टिविटी यहां पर सिल्क रूट के माध्यम से प्रोवाइड करानी थी। तो समुद्री सिल्क रूट यानी कि समुद्री स्थल मार्गों को जोड़ना था और सिल्क रोड जो है, इकोनॉमिक बेल्ट जो है, ये आपको स्थलीय मार्गों के जोड़ने की एक परियोजना रही। उद्देश्य क्या रहा, भौगोलिक कौन कौन से गलियारे इसमें शामिल हैं वो भी यहां पे समझें।
सबसे पहले देखिए, जैसे हमने कहा, बीआरआई के जो एक प्राथमिक लक्ष्य चाइना के द्वारा जो बताया जाता है कि बुनियादी ढांचे को विकसित करना, व्यापार को बढ़ावा देना, आर्थिक सहयोग बेहतर करना, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, और इसके तहत रेलवे हो गई, बंदरगाह हो गए, राजमार्ग हो गए, ऊर्जा की बुनियादी जो ढांचा परियोजनाएं हैं उनको यहाँ पे एक विस्तृत श्रृंखला के तहत विकसित करना है। और इसके लिए देखा जाए तो कई सारे भौगोलिक गलियारों का निर्माण किया गया जहां से लोगों के आने जाने की प्रक्रियाएं, व्यापारिक मार्ग और अन्य चीजों को यहां पे बढ़ावा दिया जा सके। इसमें भूमि आधारित सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट विकास के लिए 6 प्रमुख गलियारों की यहां पे कल्पना की गई है, जिसमें से पहला है न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज आर्थिक गलियारा, दूसरा चीन इंडो चाइना प्रायद्वीप आर्थिक गलियारा, तीसरा चीन मंगोलिया रूस आर्थिक गलियारा, चौथा चीन मध्य एशिया पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारा और चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा। ये यहां पर देखा जाए तो प्रमुख गलियारे हैं जिसके माध्यम से पूरा एक कनेक्टिविटी विकसित किए जाने की बात की गई है। अब बात कर लेते हैं, अगर भारत की बात करें तो शुरू में देखा जाए तो भारत भी इस परियोजना में शामिल था, लेकिन चीन के द्वारा जब सीपीईसी लेकर आया गया तो भारत यहां पर इस परियोजना का विरोध करने लगा और इससे अलग हो गया। तो प्रारंभ में देखा जाए तो बीआरआई जो थी वो बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार, जो कि एक देखा जाए तो बीसीआईएम आर्थिक गलियारा इसमें शामिल था। और बाद में भारत ने देखा जाए तो चीन के पश्चिम में जो सिंजियांग प्रांत से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके से होकर ग्वादर के अरब सागर तक जो एक सीपीसी कॉरिडोर बनाए जाने की बात लेकर आई गई, उसके बाद भारत यहां पर बीआरआई का विरोध उसने किया और यहां पर इसमें शामिल होने से मना कर दिया। तो भारत के भाग न लेने से, मना करने से जो बीसीआईएम गलियारा का जो निर्माण था वो पूरी तरीके से रुक गया और इसकी जगह पे लॉन्च किया गया चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा। तो एक तरीके से देखा जाए भारत यहां पर अपनी आर्थिक और एक तरह से भौगोलिक जो कह सकते हैं प्रभुसत्ता कह सकते हैं कि वहां पे उसकी जो स्वतंत्रता है, जो उसकी स्वायत्तता है, जो उसकी अखंडता है, उसको यहां पर पूरी तरीके से विरोध करता है और इस दृष्टिकोण से चाइना की वन बेल्ट वन रोड परियोजना का भी उसने विरोध किया। बात करें कि यहां पर बीआरआई का आर्थिक प्रभाव आप कैसे देखते हैं। देखिए, बीआरआई से यदि यहाँ पे जो भी देश इससे जुड़ेंगे तो उनको यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे, जैसे व्यापार बढ़ेगा, निवेश में यहाँ पर आपको वृद्धि होगी, जिसके माध्यम से एक आपसी सहयोग बेहतर होगा, प्राथमिकताएं और नीतिगत जो लाभ होंगे वो यहाँ पर जो भी देश जुड़ेंगे उनको यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ साथ जो बीआरआई के भागीदार हैं, व्यापार उनका देखा जाए तो 6.4% की वार्षिक वृद्धि दर इसमें दर्ज की गई। 2013 से 2022 के बीच करीब 19.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक देखा जाए तो व्यापार यहां पर पहुंचा है। अब इसमें देखिए, भारत के रुख को और भी बेहतर तरीके से समझे, क्योंकि एक देश जिसने लगातार और प्रारंभिक समय से ही बीआरआई का विरोध किया है वो है भारत। भारत देखिए अपनी संप्रभुता और पारदर्शिता के आधार पर इस परियोजना को उसने विरोध किया। वर्ष 2017 और 2019 में चीन के द्वारा आयोजित बीआरआई शिखर सम्मेलन का भारत ने बहिष्कार भी किया। वहीं संघाई सहयोग संगठन के द्वारा जारी बीआरआई संयुक्त बयानों का भारत ने कभी भी समर्थन नहीं किया। इसी तरीके से बीआरआई पर भारत की मुख्य आपत्ति क्या है? इसमें चीन पर जो आर्थिक गलियारे हैं यानी कि सीपीईसी को लेकर भारत ने सबसे बड़ा विरोध यहां पे दर्ज कराया है। पाकिस्तान के जो अधिकार वाले पीओके से होकर गुजरता है और भारत यहां पर अपना दावा रखता है, जैसे कि कश्मीर को भारत अपना हिस्सा मानता है और ऐसी स्थिति में कोई भी देश उस क्षेत्र में यदि कोई भी कार्य करता है तो भारत उसका विरोध करता है। भारत ने एक और यहां पे तर्क दिया था। तर्क ये था कि जो बीआरआई परियोजनाओं के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों, कानूनों के शासन, वित्तीय स्थिरता का सम्मान करना चाहिए। मेजबान देशों के लिए ऋण जाल या पर्यावरणीय सामाजिक जोखिम यहां पर उत्पन्न नहीं करना चाहिए, जो कि बीआरआई परियोजना को लागू करने वाले देशों में लगातार यहां पर देखा गया। इसके बजाय भारत ने अन्य कनेक्टिविटी पहलों को यहां पर बढ़ावा दिया, जैसे कि वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए साझेदारी को यहां पर भारत समर्थन करता है और विकासशील देशों के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए G7 की जो पहल है वहां पर भी देखा जाए तो भारत ने एक वैकल्पिक मार्गों का यहां पर बीआरआई के बजाय चयन किया है। कुछ मुद्दे जो लगातार बीआरआई को लेकर वैश्विक स्तर पर देखने को मिले हैं, उसमें से एक यहां पर आप ऋण बोझ को, ऋण जाल को देख सकते हैं। चाइना के द्वारा बीआरआई अपनी परियोजना के माध्यम से कई सारे देशों को बड़े स्तर पर ऋण दिया गया और ऋण स्थिरता और पारदर्शिता, जो कि विशेष रूप से आपको कमजोर शासन, अधिक भ्रष्टाचार और कम क्रेडिट रेटिंग वाले देशों में यहां पर स्थिति आपको बढ़ती हुई देखी गई। कुल जैसे कि आपने एक मुद्दा सुना होगा कि श्रीलंका जो है चीन के डिप्ट में फंसकर यहां पे आर्थिक दिवालियेपन का शिकार हुआ है, वो इसका सबसे ताजा तरीन उदाहरण है।
चीन पर श्रीलंका और जाम्बिया जैसे देशों को धन उधार देकर ऋण जाल की कूटनीति में फंसाया गया, जो कि लगातार एक आरोप लगता रहा है। अंतः ऋण चुकाने में असमर्थ होने पर फिर चीन उन देशों की जो रणनीतिक संपत्तियां होती हैं उनको जब्त कर लेता है और बदले में उनसे राजनीतिक रियायतों की यहां पर मांग भी करता है। तो एक तरीके से चाइना के द्वारा दूसरे देशों की संपत्ति पर अधिकार करना, उनके ऋण जाल में फंसाना और अपने यहां पर रणनीतिक फायदे उससे उठाना, यह भी BRI परियोजना के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। बात करें अगर हम बहुपक्षीय शासन व्यवस्था की, तो उससे BRI यहां पर किस तरीके से प्रभावित करता है। देखिए, BRI जो है एक बहुपक्षीय पहल नहीं है, यह चीन की पहल है, ठीक है। और अधिकतर द्विपक्षीय जो परियोजनाएं हैं एक संग्रह है, विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण का समन्वय है, शासन संबंधी जिसमें चुनौतियां उत्पन्न कर सकती हैं। अर्थात ऐसा कोई समूह यहां पर मिलकर के काम नहीं कर रहा है BRI में, बल्कि चीन के द्वारा द्विपक्षीय स्तर पे कई सारे देशों के साथ यहां पे समझौते किए गए हैं और उसके प्रचार प्रसार में यहां पर देखा जाए तो काम करता है। उन्हें अपने ऋण जाल में फंसाता है, अपनी यहां पर योजनाओं को कारगर बनाता है और वहां पर उससे लाभ कमाता है और दूसरे देशों को यहां पर लगातार इससे नुकसान हुआ है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जैसी पहलों के विपरीत BRI को देखें तो एक केंद्रीकृत शासकीय संरचना है, जिससे मुद्दों को सामूहिक रूप से संबोधित करना मुश्किल है। और इसके कारण यहां पर देखा जाए तो वर्तमान समय में BRI को लेकर भी काफी विरोध हो चुका है। कुछ और भी चिंताएं हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि राजनीतिक तनाव, पर्यावरण एवं सामाजिक चिंताएं और भू राजनीतिक चिंताएं भी यहां पर आपको विद्यमान है। इसमें अगर हम मूल रूप से अगर देखें तो राजनीतिक जो तनाव है वर्तमान समय में भारत और चीन के बीच हम लगातार देख रहे हैं। भू राजनीतिक यहाँ पे प्रतिद्वंदिता है, सीमा विवाद है। BRI परियोजनाओं के कार्यान्वयन से राजनीतिक तनाव की जो पहल हुई है वो लगातार आपको और भी बढ़ी है, खासकर अगर देखा जाए तो सीमावर्ती क्षेत्रों में। इसी तरीके से पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताएं भी इसमें व्याप्त रही हैं। BRI के बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं उनके संभावित पर्यावरण सामाजिक प्रभावों के लिए देखा जाए तो यहाँ पे आलोचना का सामना करना पड़ा है। इसके माध्यम से BRI परियोजनाएं पर्यावरण की दृष्टि यानी कि जो धारणीय विकास की बात की जाती है, स्थानीय समुदायों की भलाई पर जो होता है विचार पूरी तरीके से नहीं करता है और पर्यावरण को इससे नुकसान भी होता है। सतत विकास लक्ष्यों में जो धारणीय विकास की बात की गई है उसको भी यहाँ पे नुकसान पहुंचाता है। इस कारण से BRI परियोजना जो है पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न करता है। वहीं हम भू रणनीतिक चिंताओं को भी इसमें देखते हैं। BRI ने विशेष रूप से साझेदार देशों के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर प्रभाव जमा लिया है, उन पर नियंत्रण स्थापित करता है, जिससे भू रणनीतिक चिंताएं भी बढ़ी हैं। इन चिंताओं से कुछ देशों की पहल है जैसे कि अपनी भागीदारी का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए भी प्रेरित किया है, जिसके कारण आप देख सकते हैं हबनटोटा बंदरगाह जो चीन पर उन्होंने कब्जा किया, जाम्बिया में यहाँ पे कुछ खानों को लेकर के वहाँ पर उनका रणनीतिक एक फायदे वहाँ पर उसको चाइना के द्वारा देखा गया। ऐसे ही मध्य एशिया के कुछ देशों पर भी उनके द्वारा ये अधिकार किए जा रहे हैं। ये BRI परियोजना की चीन की पहल पर एक शंका का यहाँ पर जो भारत लगातार करता आया है उसका वर्तमान में मुखर स्वरूप दिखाई देने लगा है। तो आज के सेशन में BRI परियोजना का एक बेहतर तरीके से हमने विश्लेषण करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ और महत्वपूर्ण पहलों को लेकर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।